तो इस कहानी की शुरुआत में घने से जंगल में एक शिकारी को दिखाया जाता है जो अपने बेटी के साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था। वो दरअसल किसी तरह का जाल था जो किसी को भी उसमें फंसाया जा सकता था। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स लगा रखी थी उसमें भी कुछ जानवर फंस चुके थे और उन्हें बाहर निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ पर इनका डॉग भी मौजूद था। हम देखते हैं कि ये शख्स एक रेडियो के जरिए अपने वाइफ से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने को कहता है। हम जान पाते हैं कि इस फैमिली में 3 लोग थे जो अपने शहर से दूर इस घने से जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों के खाल को बेचकर होता था जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे। उनके गोश्त को पकाकर खा लेते थे और उनके खाल को बेच दिया करते थे। अब इनके पास पैसा कमाने का यही काम रह गया था, यही जरिया था, क्योंकि इन्हें शिकार करने के अलावा कुछ और भी नहीं आता। इसी वजह से एन का हस्बैंड अपने बेटी को भी अपना इस काम को सिखा रहा था, मगर वो इस काम में इतना माहिर नहीं थी। बाप बेटी अपनी ट्रैप्स को चेक कर ही रही थी कि देखते हैं कि उसकी ट्रैप्स से जानवर गायब है, जो देखकर उसकी बेटी कहने लग जाती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है। वो फिर से वापस आ चुका है। दरअसल वो यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये पहली बार नहीं था जो ऐसा उनके साथ हुआ था। उधर एन जानवरों की खाल को लेकर स्टोर में बेचने के लिए जाती है, जहाँ वो काफी परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही से पैसे मिल रहे थे और ना ही खाने के लिए भर पेट सामान मिलता है। उसकी परेशानी को देखते हुए दुकान का मालिक कहता है कि आम जानवरों के खाल के इतने ही पैसे होते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है और तुम्हें चाहिए भी तो तुम्हें भेड़िए की खाल लाकर बेचनी पड़ेगी। मगर फिर भी एन परेशान ही नजर आ रही थी, यह सोचकर कि मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाकर दूंगी। वो वहाँ पर लगी हुई पोस्टर को बहुत ही गौर से देखने लग गई थी जो किराए के घर के थे और अच्छे जॉब की उसकी चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो घर भी लेना चाहती है और अच्छी जॉब भी करना चाहती है, मगर किसी वजह से वो नहीं कर सकती थी। उसे शिकार भी करना पसंद नहीं था। वो भी यही चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहे और मैं अपनी बेटी की अच्छी स्कूल में भेजकर पढ़ा सकूं। लेकिन क्योंकि अब उनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सोचते हुए घर वापस आ जाती है। घर पर एन का हस्बैंड अपनी बेटी को खाल निकालना सिखा रहा था, जबकि एन सबके लिए खाना तैयार करने लगी थी। रात को खाना खाने वक्त सबका मूड खराब था, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से खाने के लिए कुछ ठीक से था ही नहीं। और जब एन की बेटी यह पूछने लग जाती है कि क्या हमारा शिकार भेड़िया ले गया, तो यह सुनकर एन को अपने हस्बैंड पर काफी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसने एन को यह बात नहीं बताई थी। वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि इन भेड़िए का कुछ करो, वरना इसी तरह से चलता रहा तो हम किसी भी वक्त भूखे ही मर जाएंगे। खाना खाने के बाद एन अपने बेटी को अंदर भेजकर अपने हस्बैंड से दोबारा बहस करने लग जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि भेड़िए लड़कियों को काफी शौक से खाना पसंद करते हैं, तो जरूर वो कोई लड़की को देखकर या फिर किसी जानवर को देखकर ही आया होगा। तब यहाँ पर एन कहती है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हमारी ही वजह से ही यहाँ आया। एन का ये अंदाजा था। कहती है कि उसे पता है उसे यहाँ फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी उसे नहीं करनी पड़ेगी। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर उसका हस्बैंड ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। लेकिन यहाँ पर यह सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन उसे वही पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी अच्छी सी जगह पर जॉब करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ, फिर हमारा अच्छा खासा गुजारा होने लग जाएगा। लेकिन उसका हस्बैंड यह कहकर मना कर देता है कि हम शिकार के अलावा कुछ नहीं कर सकते और हमें कुछ आता भी तो नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर भी एन अपने हस्बैंड को समझाए ही जा रही थी कि देखो, आप अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोच रहे। ये जिंदगी आपने ही तो चुनी है, आपकी वजह से मैंने चुनी है, मगर हमारी बेटी को कोई भी चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुन पाती। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे तो उस टाइम अपने पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, ना कि जानवरों की, भेड़िए की। इस तरह से जंगल में आखिर कौन इंसान रहता है? ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी है। मगर लाख समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो कहने लगा कि जैसे हम इधर रहते हैं, इसी तरह से हमारे आगे के आने वाले नस्ल भी ऐसे ही इधर रहेगी। मतलब यह था कि कुछ भी हो जाए, उनका यह जंगल नहीं छूटने वाला था। फिर अगली सुबह जब वो भेड़िए की शिकार पर जा रहा था, तो अपने बेटी की जिद करने पर वो उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। यह बात एन को जरा सा भी पसंद नहीं आता। जब उसे यह पता चलता है कि उसकी बेटी शिकार पर अपने डैड के साथ गई है, तो वो अपने हस्बैंड से रेडियो के जरिए बात करती है। वो कहने लग जाता है कि जैसे ही मुझे भेड़िए के होने का एहसास हुआ, शिकार की नौबत आई, तो मैं उसी टाइम इसे वापस भेज दूंगा। वो समय भी आ जाता है, क्योंकि उन्हें भेड़ियों के पैरों का निशान भी दिखाई देने लग गया था। वो समझ गया था कि जरूर वो आसपास ही है। इसीलिए सारी बात समझाने के बाद वो अपने बेटी को घर के लिए वापस भेज देता है। साथ ही यह भी कहता है कि अपनी माँ से कहना कि मैं रात तक आऊंगा।
जिसके बाद उसकी बेटी घर के लिए वापस आने लग जाती है। हालांकि उसके डैड ने उससे कहा था कि डरना नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मगर वापस आते टाइम जंगल के अंदर से इतना खतरनाक आवाजें आते हुए सुनाई दे रही थीं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए वो भी काफी घबराई हुई थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हुए जा रहा था। जिसके बाद एन तो जैसे तैसे करके घर तो आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। आवाजें इतना ही ज्यादा मात्रा में डरावनी थी कि वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। एन के हस्बैंड को भी भेड़िया दिख गया था, इसीलिए वो फौरन से उस पर गोली चला देता है। उसे देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसीलिए हिम्मत करते हुए आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब एन का हस्बैंड उस भेड़िए को चेक करने के लिए जैसे ही आता है तो वो देख पाता है कि भेड़िया तो यहाँ पर नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। कि तभी वहाँ उसी जगह के आसपास एक चीज देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो चीज दरअसल एक लड़की का कटा हुआ हाथ था, जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब सड़क पार करके जंगल के दूसरी तरफ आकर वो आगे बढ़ने लग जाता है। जहाँ का नजारा को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। वो एकदम से दंग रह जाता है, काफी घबरा गया था, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें वो बड़ी ही बेरहमी से काट काट कर अलग अलग जगहों पर रखा गया था। जो जाहिर सी बात थी कि ऐसा इस तरह का काम किसी भेड़िए का नहीं हो सकता था, जिससे वो समझ जाता है कि इस जंगल में भेड़िए के अलावा एक कातिल भी घूम रहा है जो यह सब किए जा रहा है। यानी लड़कियों को ऐसी ब्रूटल तरीके से मार रहा है जो देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि मेरी फैमिली को भी अब खतरा है, क्योंकि 2 औरतें तो उसके घर में भी तो मौजूद थीं। भेड़िए को तो वो संभाल लेते, लेकिन इतनी खतरनाक मॉन्स्टर्स या कातिल के साथ निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर चुपचाप बैठा इसी के बारे में सोचे जा रहा था। उसकी नींद और भूख तो जैसे उड़ सा गया था। यहाँ पर भी वो उस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा, ताकि उसकी फैमिली डर ना जाए, और अब वो खुद ही अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करेगा। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो उसका हस्बैंड गायब हो चुका था, क्योंकि पता चला कि वो दोबारा से उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थीं। उसने दरअसल एन को बता दिया होता है कि भेड़िए को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। मगर असल में ये भेड़िए को नहीं बल्कि कातिल को ढूंढ रहा था। एन और उसकी बेटी जब नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए आई थी तो उसकी बेटी देखती है कि उसकी डॉग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर एन काफी जोर से चीखें मारती हैं, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले लगा था, और उसका चिल्लाने का आइडिया कामयाब भी रहता है, क्योंकि भेड़िया वहाँ से डर कर भाग गया था। और दोनों माँ बेटी बगैर टाइम जाया किए फौरन से भागते हुए अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी उसका डॉग तो बाहर ही रह गया था, इसीलिए एन गन उठाती है और ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे अपना डॉग मिल तो जाता है, मगर मरा हुआ था, क्योंकि भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर चुका था। अपने डॉग की मौत से एन को काफी दुख होता है। वो वापस आकर अपने बेटी से झूठ बोल देती है कि अभी तक डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तब हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग के मौत के बारे में उसने अपने बेटी को इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो डरे ना, उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। तो यहाँ पर हमें इस मूवी का नाम भी बताया गया है कि आखिर इस कहानी मूवी का नाम हंटर हंटर क्यों है, क्योंकि ये हंटर यानी शिकारी फैमिली 2 हंटर्स के बीच काफी बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिन दोनों से ही इन्हें अपनी जान का खतरा है। एक तो है भेड़िया और दूसरा है वो कातिल। खैर, इसी तरह से एक बार फिर से सुबह हो जाती है, लेकिन एन का हस्बैंड ना तो वापस आया था और ना ही उसके कोई फोन आया था। दोनों माँ बेटी अपने लगाए हुए ट्रैप्स को चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ आज भी इनका एक शिकार गायब हो चुका था। उसी जगह पर एन को एक अंगूठी मिल गई थी, जो देखकर एकदम से वो कांप जाती है, क्योंकि जरूर ये उसी लड़की की होगी जिस भेड़िए ने खाया है। इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन में चली जाती है ताकि वो भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करवा सके, ताकि उसे पकड़ लिया जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स की बॉस एक भालू की लाश को लेकर जब पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो उसे काफी गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। वहाँ पर एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वो कहने लग जाते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता। साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो जानवर है, उसे कोई समझ नहीं। वो बस वही कर रहा है जो उसे आदत है, वो हमेशा से ही करता आया है। जंगल में आप रहते हैं और आपका काम शिकार करना है, तो गलती किसकी है? मेरी थोड़ी है। गलती तो आपकी ही है ना कि भेड़िए की। अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो आप लोग ही पर होगी, ना कि भेड़िए पर। और अब तो मदद तो नहीं मिली, इसीलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफनाकर एक हिरण के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है।
अब ये था तो गलत ही, लेकिन ये भी मजबूर थे। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे और ऐसा ना किए तो ये भूख से मारे जाएंगे। उसके हस्बैंड का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सिर पर सवार है, खाना भी खत्म हो रहा है, इसीलिए अब जो भी करना था एन को करना था। एन फिर अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण के खाल को उतारने लग जाती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लग जाते हैं कि तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होने लगता है। एन बोलती तो है मगर सामने से कुछ साफ आवाज नहीं आ रही थी। फिर आधी रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रहे थे तो अचानक इनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से काफी बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने के लिए जाती है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ तो एन का हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी हो चुका था और मदद के लिए कह रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस अपने घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लेटाकर अपने घर लेकर आ जाती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता था और उनके जान का भी खतरा था। चेक करने पर उस आदमी के पास से एक रेडियो निकलता है, साथ उसकी पैरों की हालात भी काफी खराब हो चुकी थी। ये रात भी ऐसे ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास जाती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा गई थी। इसीलिए फौरन से अपने मॉम को बुला लेती है। उसके मांगने पर एन उसे पानी भी पिलाती है और उसके पैर के जख्मों पर टांके भी लगाती है। उसे देखकर एन की बेटी को कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपने मॉम से कहने लग जाती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। यह सुनकर एन कहती है कि देखो उसकी हालात वो कितना जख्मी है और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसके मदद जरूर करते। उधर बॉस दोबारा से अपने पुलिस स्टेशन के लिए जा रहा था तो वो गाड़ी फिर से वहीं पर खड़ी हुई देखता है, जिससे वो समझ गया था कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपने गाड़ी से उतरकर आसपास देखने और चेक करने लग जाता है कि आखिर बात क्या है, और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था तब वो उस गाड़ी का नंबर को नोट कर लेता है। इधर जब वो अनजान आदमी होश में आता है तो अपना नाम लू बताता है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रहे थे। उसकी बात का जवाब में लू बताने लग जाता है कि यही तो मेरा खासियत है। असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने के लिए आया था, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी बिगड़ जाने की वजह से मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है क्योंकि मैंने उसे देख नहीं पाया। वहाँ पर अंधेरा था और वो गाड़ी जो इतने दिनों से रोड पर खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन इधर भेड़िए की होते हुए ये नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर भेड़िया हुआ भी तो ये भाग नहीं पाएंगे। खैर फिर भी एन अपने बेटी की मदद से उस गाड़ी तक लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद लू दर्द से चिल्लाने लग जाता है, इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगी हुई गोश्त के टुकड़े को रास्ते में फेंक देती हैं, साथ ही ट्रैप्स लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सकें। उधर बॉस काफी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब होते जा रहे थे, खास तौर पर लड़कियां थीं, क्योंकि लड़कियों का लिस्ट बढ़ते जा रहा था, जो सिलसिला अभी भी जारी था। अब हालांकि ड्यूटी खत्म होने में 1 ही घंटा रह गया था, लेकिन फिर भी वो उस गाड़ी को दोबारा से चेक करने के लिए जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर ट्रैप्स में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही थोड़ा हिलाता है तो उसका हाथ भी फंस जाता है, जिसके जरिए ये अब यहाँ पर काफी बुरी तरह से फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता था। और जरूर ये ट्रैप एन के हस्बैंड ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर ये बेचारा बेवजह इसमें फंस गया। उधर गन लेकर एन काफी अलर्ट होकर खड़ी हुई थी, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद ना तो उसके हस्बैंड आया और ना ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तब एक बॉस के वाइफ का वॉइस मैसेज को सुनती है, जिसमें वो कह रही थी कि बॉस कल रात घर वापस नहीं आए। अब ये लेडी ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसीलिए अब वो भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लग गई थी, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे एक ट्रैप में खरगोश फंसा हुआ मिलता है, जिसे ना चाहते हुए भी उसे मारना ही पड़ जाता है। ऐसा करके वो काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि ये इसका काम नहीं था कि तभी अचानक से रेडियो में हलचल होने लग जाती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लग जाती है, जहां जाकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एन वहाँ पर अपने हस्बैंड की लाश देख पाती है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे ऐसे मरा हुआ देखकर वो काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है, और अब जाकर उसे सारी बात समझ आ जाती है कि उसके हस्बैंड को किसी भेड़िए ने नहीं बल्कि लू ने मारा है, क्योंकि वही वह कातिल है जिसने बाकी के लड़कियों को मारा था। एन के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू उसे मारकर भाग गया, पर फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा से उसे अपने घर लाकर उसकी जान बचा ली। अब ये चीज एन के लिए किसी सदमे से कम तो नहीं
नहीं था, क्योंकि वो उसी आदमी का सेवा 2 रातों से कर रही थी जिसके हस्बैंड का वो कातिल है, जिस बात से वो अब तक अनजान थी। जब उसे एहसास हुआ तो जल्दी से गन लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि इसने एक और गलती कर दी थी। वो यह था कि इसने अपने बेटी को लू के साथ अकेले छोड़ाई थी। उधर लेडी ऑफिसर उस जगह पर आकर लू को ढूंढने लग जाती है। बॉस को जब ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है तो वो अपने गन से 2-3 गोलियां चला डालता है, जिससे बहुत ही जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती है। वो उसे ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर फौरन यहाँ मदद के लिए बुला लेती है। एन बड़ी ही आराम से घर के अंदर घुसती है, देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़ी ही आराम से सो रही है। मगर यहाँ पर तो कातिल नहीं थे, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। अचानक से वो एन पर हमला कर देता है, जिस जोर जबरदस्ती में एन के गन से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर एन की बेटी की आंख खुल गई थी। वो यहाँ पर आकर देखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक एन को लू ने मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो लोग बॉस को आजाद कर पाते। बॉस अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। अब यहाँ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन को जब होश आती है तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर वो कहती है कि एक शर्त पर पहले बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का तो वह कोई जवाब नहीं देता, मगर ऐसा कभी भी ना होता। अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता अपना राज छुपाने के लिए, पहले तुम्हारे हस्बैंड को मारा और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लग जाता है कि तभी एन मौका देखकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले कमरे में जाकर यहाँ के नजारे को देखकर एन वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी, जिसे हमें दिखाई तो नहीं जाती, जिसका मतलब था कि जिस पागल कातिल ने जो इंसान के रूप में जानवर बना हुआ था, उसने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए अब वो ठान लेती है कि अब मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाली, अपने बेटी और अपने हस्बैंड का बदला उससे लेकर ही रहूंगी। अब यहाँ पर असली तांडव मचने वाली थी। वो लू को रस्सी से लटकाकर उसके ही हेडफोन को कान में लगाकर गाने सुनने लग जाती है, जिसके बाद वो बड़ी ही बेदर्दी के साथ लू के खाल को उतारने लग जाती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी तो किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उसके पूरे ही शरीर के खाल को उतार देती है और आखिर में उसके चेहरे का भी खाल उतारने लग जाती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लग जाता है। यहाँ पर एन को जरा सा भी दुख नहीं हो रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। उसके ऊपर तो बस बदला लेने का खून सवार था। यहाँ पर लू के खाल उतर जाने के बाद वो बड़ी ही काफी भयानक दिखाई दे रहा था। इतने ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक एन ने अपना काम कर दिया था। वो उसके चेहरे की खाल को अपने साथ बाहर लेकर निकलती है। यह देखकर पुलिस वाले काफी हैरान थे। वो उसके चेहरे की जिल्द को पुलिस वालों के पास फेंक देती है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर जब चेक करती है, जहाँ पर लू अभी भी जी रहा था, लेकिन उसकी हालात बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो बस कुछ ही देर वो जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी होश खराब हो जाता है, क्योंकि वो काफी भयानक के साथ साथ बदसूरत भी दिख रहा था। गाने सुनते सुनते एक जगह पर एन बैठ जाती है और अपने फैमिली की याद करते करते ही गाने को बंद कर देती है, और इसी के साथ ये दिल दहला देने वाले ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।